जय हिंद साथियों, मैं नरेंद्र कुमार गसवा। आज ये हमारे लिए जो रीट होने जा रही है, इसमें जो लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश के कुछ मॉडल पेपर्स मैंने खुद तैयार किए हैं और इनको हर दिन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज हम बात करेंगे रीट मॉडल पेपर फर्स्ट कि इसमें कुल हम 30 मॉडल पेपर के लगभग आपको प्रोवाइड कराएंगे और इसमें जो संपूर्ण 30 क्वेश्चन है वो लगभग मैंने उसी तरीके से तैयार किए हैं जिस प्रकार से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसी बेस के आधार पर। तो आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, यानी जो बेस्ट है उसकी जो कंपैरेटिव डिग्री और जो पॉजिटिव डिग्री है वो कौन सी होती है। तो देखो, बेस्ट होती है सुपरलेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री है इसमें आपके गुड, और कंपैरेटिव यानी तुलनात्मक उसमें जो होगा आपके बेटर होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा कौन सा, 1 नंबर, यानी जो ये गुड और बेटर। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारे ए, यानी ये इसमें राइट आंसर होगा कि वोट आर यानी कौन सी द पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव बेस्ट है। जो एडजेक्टिव बेस्ट है उसकी जो पॉजिटिव डिग्री गुड हो जाएगी और बेटर हो जाएगी उसमें कंपैरेटिव डिग्री। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो जो 2 नंबर क्वेश्चन है वो आपके हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कि कौन सा इसमें जो शब्द है वो इन शब्दों में से जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है यानी भाववाचक संज्ञा है। तो इसमें जो देखो दोस्तों, वुमेन तो जिसे हम आसानी से देख सकते हैं, तो वो तो भाववाचक संज्ञा यानी वुमन एक जातिवाचक संज्ञा है, यानी वो कॉमन नाउन है। और बात करें बॉय की, तो बॉय भी एक कॉमन नाउन है। और प्लो का ये एक वर्ब है, यानी प्लव का अर्थ होता है हल जोतना या हल होता है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा आ जाएगा बी यानी कनेक्शन का अर्थ क्या होता है, किसी से संबंध यानी जोड़ना होता है कनेक्शन। और ये कनेक्शन एक तरीके से क्या होती है, इसमें आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। तो ये 2 नंबर क्वेश्चन था। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो जो 3 नंबर क्वेश्चन है वो देखते हैं कि चूज़ द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस, यानी जो सही हो एकदम, जिसमें जो जितने भी नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब या हर तरीके से जो पंक्चुएटेड सेंटेंस है वो इनमें से कौन सा है। देखो जिसमें इसमें एरर रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि राम द सन ऑफ दशरथ वाज वेरी ब्रेव। अब देखो, राम यानी प्रॉपर नाउन है और दशरथ भी इसमें प्रॉपर नाउन है। तो इनके पहले क्या होता है कि जो कोमा का यूज़ किया जाता है। अब राम के बाद में यहाँ कोमा है नहीं, तो ये तो होगा नहीं इसमें। अगर हम आगे बात करें, राम यहाँ कोमा है, द सन ऑफ दशरथ वॉज वेरी ब्रेव। तो देखो दशरथ के बाद में भी कोमा है और राम भी इसमें क्या है, जो कॉमन नाउन है। तो इन दोनों के देखो यहाँ भी कोमा है, यहाँ भी कोमा है और यहाँ भी कोमा है। तो इसमें देखना ही नहीं है हमें आगे, इसमें आंसर हो जाएगा आपके बी, 2 नंबर करेक्ट। तीसरा देख लो, इसमें राम यहाँ पर तो है राम के बाद में कोमा, लेकिन दशरथ के बाद में नहीं है। यहाँ राम के बाद में नहीं है और दशरथ के बाद में भी नहीं है, यानी थोड़ा यहाँ पे ठहराव होता है। अगर कोई जैसे किसी को विशेषता बता रहे हो, किसी को इंट्रोड्यूस कर रहा हो, तो उन दोनों जो प्रॉपर नाउन है उनके जस्ट बाद में कोमा का यूज़ किया जाता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा बी। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 4, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है कि राम खाली जगह इन बीकानेर नाउ ए डेज। अब देखो यहाँ पे जो रिक्त स्थान है ब्लैंक्स है कि राम इन बीकानेर नाउ ए डेज। तो देखो नाउ ए डेज एक एडवर्ब है और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एडवर्ब है। तो इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में देखें तो इसमें इजारम प्लस वी फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, देखो हैज़ लिव्ड है, हैज़ बीन लिविंग है, तो ये तो होने वाला नहीं है। और लिव्ड ये पास्ट टेंस की जो वर्ब है सेकंड फॉर्म,
ये प्रेजेंट परफेक्ट हैज़ लिव्ड और हैज़ बीन लिविंग हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। और इज आर एम प्लस वी फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 नंबर आपके सही हो जाएगी, यानी इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। जैसे अब हम आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 नंबर क्वेश्चन में ब्लैंक्स है पहले, फिर सन राइजेज इन ब्लैंक और फिर ईस्ट, कि सूर्य जो उदय होता है वो पूर्व दिशा में होता है। तो ये बार बार एग्ज़ाम में भी आया है। तो इसमें कौन सा जो आपके आर्टिकल यूज़ होंगे, अब देखो सन अपने आप में यूनिक है तो इसके पहले आर्टिकल लगेगा द। और अगर हम बात करें ईस्ट, जो भी डायरेक्शंस, नेम ऑफ डायरेक्शन से पहले भी किसका, दी जो आपके आर्टिकल है उसका यूज़ होता है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपके 2 नंबर बी। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 नंबर क्वेश्चन में देखो दोस्तों कि सीता लुक्स ब्यूटीफुल चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इसमें इसको किस में चेंज करना है, हमें पैसिव वॉइस में चेंज करता है। ये लैंग्वेज फर्स्ट में लगता है इंग्लिश में जो वॉइस है वो। तो देखो ये है आपके सामने की सीता लुक्स ब्यूटीफुल, तो इसे हमें किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो देखो इसमें पहला है सीता लुक्स लाइक ए ब्यूटीफुल, की सीता किसके सुंदरता के समान सुंदर लगती, तो इसमें ये होने वाला नहीं है। आगे हम बात करें तो देखो ये जो सेंटेंस है, सीता यहाँ एक नाउन है, उसके बाद में वर्ब है और फिर एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल क्या है, तो सीता की विशेषता बता रहा है कि सीता सुंदर दिखती है। तो अब देखो इसे हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, तो इसमें हम वेन का यूज़ करेंगे और मेन की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सीता इज़ ब्यूटीफुल। अब देखो लुक्स है तो वी फर्स्ट प्लस एस या ई एस आपके प्रेजेंट सिंपल में आता है, इसको हम अगले में चेंज करते हैं, इजारम प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो इसमें आपके हो जाएगा सीता इज़ ब्यूटीफुल वेन लुक्ड, यानी वेन के साथ आप थर्ड फॉर्म लगा दो। इस प्रकार का कोई भी अगर सेंटेंस आ जाए उसका पैसिव वॉइस हो तो उसमें हम वेन का यूज़ करेंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का, और सेंस नियम जो वैसे के वैसे हैं। तो इसमें हो जाएगा सीता इज़ ब्यूटीफुल वेन लुक्ड। अगर हम आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें है आपको चेंज करना है इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच, यानी डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में हमें इसको चेंज करना है। ये भी लैंग्वेज फर्स्ट में लगता है कि है ही सेड टू हर, उसने उसको कहा कि कैन यू वर्क ऑन सैटरडेज, कि आप सैटरडेज को भी कार्य कर सकते हो क्या। तो इसमें देखो जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसमें सेड टू लगा है और आगे जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें प्रश्न पूछा गया है, यानी ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले सेड टू को चेंज करेंगे आस्क्ड में। तो सबसे पहले देखो और उसके बाद में हम करेंगे कैन को कुड में चेंज करेंगे और इस सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस से एफर्मेटिव में चेंज कर देंगे और सेंस नियम वैसे के वैसे रहेंगे। अब देखो इसमें फर्स्ट दिया गया ही आस्क्ड तो सही है, हर इफ़। अब देखो इसमें इफ़ भी लगेगा, यानी जो इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर रिपोर्टेड स्पीच में आए तो इसमें जो WH वर्ड को छोड़कर जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं या मॉडल एक्जुलरी से शुरू होते हैं उनमें जो कंजक्शन का काम करता है या कनेक्टिव वर्ड का काम इफ़ करता है। तो इसमें हम देखो सबसे पहले इफ़ लगा दे, लेकिन यू कैन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, कुड होगा। तो पहले वाला गलत है। अगला है कि ही आस्क्ड हर इफ़। अब देखो यू कौन सा पर्सन है, यू आपके सेकंड पर्सन है, तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो हर का यहाँ जो सब्जेक्टिव रूप हो जाएगा वो सी हो जाएगा, कैन कुड में परिवर्तित हो जाएगा, वर्क ऑन सैटरडे सेम टू सेम रह जाएगा। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो भी हो जाएगा, आगे देखने की आवश्यकता नहीं। अगला है इसमें देखो सी की ही आस्क्ड हर देट, इफ़ देट भी लगा कंजक्शन के रूप में और इफ़ भी लगा तो ये गलत है। और डी है नन ऑफ द वो, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी कि ही आस्क्ड हर इफ़ शी कुड वर्क ऑन सैटरडेज। तो अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
8 नंबर क्वेश्चन यानी ब्लैंक, इसमें खाली स्थान है। उसके बाद में बुक्स आर माइन, कि ये पुस्तकें अब मेरी हैं। अब देखो बुक्स यहाँ प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ में जो आपके एडजेक्टिव है या उसकी जो विशेषता बताता है वो भी प्लूरल में ही आएगा। फिल इन द ब्लैंक डिटर्मिनर्स, इसमें हमें क्या बनना है, डिटर्मिनर्स बनना है। तो देखो अब देखो इसमें डिटर्मिनर्स बनना है, तो ए एन का तो सिस्टम ही नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बुक्स आया है, प्लूरल आया है, तो ए एन का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ में होता है। डेट भी यहाँ पे सिंगुलर नाउन के साथ में यूज होगा। तो इसमें जो आंसर होने वाला हमें दीज होने वाला, दीज का अर्थ होता है कि ये पुस्तकें मेरी है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर दीज हो जाएगा। अब हम आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 9 कि वाटर अवर लाइफ, कि जीवन हमारा क्या है, हमारा यानी जो वाटर है वो हमारा जीवन है या लाइफ है, यानी बिना वाटर के हम नहीं रह सकते। तो इसमें ये क्वेश्चन लैंग्वेज सेकंड एस यो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड है, या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड बोला जाता है जिसे। अब देखो वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, इसे काउंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्या है द्रव्यवाचक, यानी जिसे हम मटेरियल नाउन बोल सकते हैं। तो इसमें वाटर के साथ में क्या लगेगा, आपके बी इज लगेगा, क्योंकि वाटर क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन, इसे काउंट नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें कि राम प्लेज क्रिकेट, फिर ब्लैंक फुटबॉल, इस प्रेपोजिशन, इसमें हमें क्या यूज़ करना है, प्रेपोजिशन यूज़ करना है। ये लैंग्वेज सेकेंड में भी लगता है और लैंग्वेज फर्स्ट में भी लगता है। अब देखो कि राम प्लेज एंड राम खेलता है क्रिकेट, फिर ब्लैंक, फिर फुटबॉल। अब देखो बी साइड का अर्थ होता है बगल में, तो इसका तो कोई सेंस बनेगा नहीं। विथ फुटबॉल यानी साथ में क्या खेलता है फुटबॉल, दोनों साथ साथ में गेम होते नहीं हैं। और डाउन, डाउन का अर्थ नीचे से होगा, तो इसमें ये होगा बिसाइड्स। बिसाइड्स का हिंदी अर्थ होता है के अलावा, कि राम प्लेज यानी राम खेलता है क्रिकेट यानी क्रिकेट, बिसाइड्स यानी के अलावा फुटबॉल यानी फुटबॉल के अलावा राम क्रिकेट भी क्या करता है, खेलता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा बी यानी बिसाइड्स। अब हम आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, इसमें आपको बताया गया है कि नो वन हेल्प्ड मी, फिर ब्लैंक, फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह। इसका हमें फ्रेम करना है क्या, क्वेश्चन। अब देखो अगर वाक्य साधारण हो तो उसमें जब हम उसे चेंज करेंगे तो उसमें जो आगे इसमें अगर हम इसे फ्रेमिंग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन टेक करेंगे, तो इसमें नोट का प्रयोग होगा। लेकिन नो वन तो यहाँ पहले आया है, तो नोट का प्रयोग तो होने वाला नहीं है। हेल्प्ड मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, तो इससे पता लग रहा है कि ये कौन सा टेंस है इसमें। तो इसमें टेंस होगा पास्ट सिंपल टेंस, और पास्ट सिंपल टेंस के जो इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपके डिड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। अब देखो नो वन के लिए यहाँ पे क्या आ गया, दे आ गया, और डिड लगा हुआ है। डिडंट इट तो हो नहीं सकता, इट निर्जीव वस्तुओं के लिए यूज़ होता है, और नोट यहाँ लगेगा नहीं। इस दे हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ हेल्प्ड है, और हेड दे का यहाँ तो पॉसिबिलिटी भी नहीं है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपके सी, क्योंकि डिड इसलिए लगा क्योंकि यहाँ सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल है, और पास्ट सिंपल के इंटरोगेटिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के यूज जो है ना, जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका यूज़ होगा। और दे यहाँ पे क्या लगा है, प्रोनाउन के तौर पर लगा है। तो इसमें आंसर हो जाएगा सी। अब हम आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की द मॉडल में कैन एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ, कि ये जो मॉडल में होता है वो किस सेंस में यूज़ किया जाता है, किस अर्थ में इसको अभिव्यक्त किया जा सकता है। एडवाइस का अर्थ होता है सलाह, इसमें नहीं होगा। एबिलिटी यानी योग्यता, इसमें कैन का जो प्रेजेंट पॉसिबिलिटी है उसमें कैन का, और जो पास्ट पॉसिबिलिटी है उसमें कुड का यूज़ होता है। और प्रोबेबिलिटी यानी संभवतया, इसमें ये भी नहीं होगा, इसमें होगा पॉसिबिलिटी, यानी जो संभावना होती है, संभावना वाले जो वाक्य होते हैं उनमें इसमें आंसर हो जाएगा सी। उनमें मे मॉडल का यूज़ किया जाता है। जैसे हम मे गॉड ब्लेस यू, कि भगवान आपका भला करे, जिसमें ब्लेस दिया जाता है, आशीर्वाद दिया जाता है, या जिसमें संभावना व्यक्त की जाती है कि आज वर्षा हो सकती है, टुडे में रेन। तो इसमें इस प्रकार से जहाँ संभावना होती है वहाँ पे मे मॉडल का यूज़ किया जाता है। ये लैंग्वेज सेकंड में लगता है। अगली बात करें क्वेश्चन नंबर 13 सिनोनिम्स ऑफ एरर, कि जो एरर का जो समानार्थी शब्द है वो कौन सा होगा।
अब देखो इसमें एक तो वेनिस है, वेनिस यानी समाप्त करने से रिलेटेड होता है, गायब होने से। फॉरबिड है यानी मना करना, और टेरर का अर्थ होता है बे। लेकिन ब्लंडर का अर्थ होता है भारी मिस्टेक या गलती से होता है। एरर का अर्थ भी गलती होता है, मिस्टेक होता है, और ब्लंडर का अर्थ भी क्या होता है, मिस्टेक होता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपके बी। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 है एंटोनियम ऑफ बेरन। बेरन का अर्थ होता है बंजर की। बंजर का जो विपरीतार्थी शब्द है वो कौन सा होगा? तो देखो शार्प का अर्थ होता है तीखा, हार्म का अर्थ होता है नुकसान करने वाला, और ग्लोमी, ग्लोमी का अर्थ होता है अंधकार में, और फर्टाइल का अर्थ होता है उपजाऊ। बेरन का अर्थ होता है जो एक जैसे बंजर लैंड यानी बेरन लैंड होती है ना, जो बंजर भूमि होती है, और एक होती है फर्टाइल भूमि यानी जो उपजाऊ जो भूमि होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, बेरन का और जो ऑपोजिट है वो हो जाएगा फर्टाइल, यानी इसमें आंसर हो जाएगा आपके सी। बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ प्रीफिक्स टू मेक न्यू वर्ड कंटिन्यूड। कि कंटिन्यूड को अगर हम नए एक न्यू वर्ड में अगर हम इसे चेंजेस करना चाहते हैं, इसमें कौन सा उपसर्ग लगा? प्रीफिक्स का अर्थ होता है कि वे सब जो किसी शब्द या शब्दांश के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं, और उपसर्ग को अंग्रेजी में प्रीफिक्स बोला जाता है। तो कंटिन्यूड के आगे यहाँ पे क्या लगेगा आपके? मिस नहीं लगेगा, अन भी नहीं लगेगा, इन भी नहीं लगेगा। इसमें आंसर हो जाएगा आपके DIS, डिस के साथ हम क्या लगा देंगे? कंटिन्यूड लगा देंगे। तो इसमें आ जाएगा आपका आंसर बी, डिसकंटिन्यूड। यानी कंटिन्यूड का अर्थ होता है लगातार, और डिसकंटिन्यूड का अर्थ होता है लगातार नहीं होना, उस काम को रोक देना, स्टॉप कर देना। तो ये क्वेश्चन था हमारा 15 नंबर। अब हम आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की, कि कंप्लीट द फॉलोइंग। जो प्रोवर्ब है या कहावत है उसको पूरा कीजिए। ये लैंग्वेज सेकंड में है कि द पेन इज माइटियर, यानी जो पेन है माइटर यानी ताकतवर। देन द किंग यानी राजा से ज़्यादा, यानी राजा के समान। देन द आर्टिस्ट का अर्थ होता है किसके समान? आर्टिस्ट एक कलाकार के समान। देन द एक्टर यानी एक एक्टर या नायक के समान। देन द स्वॉर्ड यानी तलवार के समान। तो देखो कि जितना तलवार घाव करती है उतना ही एक जो लेखक की कलम होती है वो क्या करती है? एक व्यक्ति को घायल कर सकती है। यानी जो ताकत तलवार में होती है वो की वो ताकत किस में होती है? एक कलम में होती है या पेन में होती है। तो यहाँ पे कौन सी कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया गया है? तो यहाँ पे होगा द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, यानी स्वॉर्ड का अर्थ होता है तलवार। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपके डी। अब हम अगर आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो जो क्वेश्चन नंबर 17 है इसमें देखो क्या पूछा गया है कि ए फेमस प्रोवर्ब, यानी एक जो प्रसिद्ध कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। की ए प्रैक्टिस या अभ्यास ही व्यक्ति को क्या बनाता है? परफेक्ट या पूर्ण बनाता है। इज रिलेटेड टू प्रिंसिपल ऑफ, कि ये किस यानी शिक्षण के किस सिद्धांत को फॉलो करती है? जो ये कहावत है कि प्रैक्टिस या अभ्यास ही व्यक्ति को परफेक्ट बना सकते हैं या बनाते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, यानी कुछ करते हुए कुछ सीखना। प्रिंसिपल ऑफ ड्रिल यानी अभ्यास का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी सटीकता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन का अर्थ होता है अभिप्रेरणा का सिद्धांत। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ ड्रिल। ड्रिल का अर्थ होता है कि किसी चीज़ को बार बार करना, यानी पुनरावृत्ति, यानी उसको बार बार हम जब उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो हम उसमें परफेक्ट हो जाते हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ ड्रिलिंग, या ड्रिल बोल सकते हैं। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, तो 18 नंबर क्वेश्चन है उसमें देखो आपके कि इन विच मेथड मदर टंग इज़ प्रोहिबिटेड, कि किस मेथड में जो मातृभाषा है उसको निषेध किया गया है, उसका बिल्कुल भी प्रयोग यानी करना वहाँ पर सख्त मनाही है। तो ऐसा कौन सा मेथड है? तो देखो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में तो बिल्कुल जो मदर टंग है वो यूज़ की जाती है। डॉक्टर वेस्ट मेथड इसमें भी ये भी नहीं होगा, और बायलिंगुअल मेथड में तो लैंग्वेज यूज़ की जाती है जिसमें एक मदर टंग होती है। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट मेथड, यानी डायरेक्ट मेथड में बिल्कुल भी मदर टंग का यूज़ नहीं किया जाता है।
अब हम आगे देखें क्वेश्चन नंबर 19 कि इन विच अप्रोच की कौन से उपागम में लर्नर्स हैव टू अटेन मास्टरी, यानी क्या हासिल कर सकता है ना, उसमें दक्षता हासिल कर सकता है। इज़ यूजिंग 275 ग्रेडेड स्ट्रक्चर्स, उसमें जो 275 जो महत्वपूर्ण जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको रटकर, एंड 3000 यानी 3000 जो रूट वर्ड या मुख्य जो शब्द हैं उनको याद करें तो व्यक्ति उसमें दक्षता हासिल कर लेता है। तो ऐसे कौन सा जो उपागम है, तो देखो सिचुएशनल अप्रोच, स्ट्रक्चरल अप्रोच, देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स आया है यहाँ पे देखो ये, तो हमें सीधा सा आंसर रखना है स्ट्रक्चरल अप्रोच, यानी जिसमें संरचनाएं होती है, जिसमें 275 आपको सेंटेंस दिए जाते हैं, 3000 वर्ड रटवा दिए जाते हैं, और उसी आधार पे आप किसी भी यानी इंग्लिश लैंग्वेज या जो लैंग्वेज सेकंड होती है या हमारी जो टारगेट लैंग्वेज होती है उसको आसानी से सीखा जा सकता है। तो कम्युनिकेटिव तो आपके रिलेटेड टू स्पीकिंग से हैं, तो इसमें आपके आंसर हो जाएगा स्ट्रक्चरल अप्रोच या संरचनावादी उपागम। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की कि ए गुड टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश शुड पजेस, यानी वो किस यानी एक अच्छी पुस्तक के क्या मायने होते हैं या कैसी वो होनी चाहिए। तो रीडिंग मटेरियल उसमें क्या होना चाहिए, तो उसमें रीडिंग मटेरियल भी होता है, उसमें पिक्चर जो इलस्ट्रेशन यानी पिक्चर्स भी होते हैं, अलग अलग उसमें तस्वीरें भी आपको शो कराई जाइए, या कल्चरल कंटेंट उसमें होता है, यानी संस्कृति से संबंधित जो विवरण होता है वो उसमें शामिल होता है। ऑल ऑफ द अबोव, यानी ये सारे के सारे, तो इसमें आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबोव। यानी एक अच्छी पुस्तक होती है उसके क्या मायने होते हैं, उसमें क्या क्या अच्छे उसके जो गुण होते हैं वो होता है रीडिंग मटेरियल है, पिक्चर्स है, उसमें शो की जाती है, कल्चरल जो कंटेंट है वो भी हमें प्रोवाइड कराया जाता है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबोव। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 21 द बेस्ट सीक्वेंस ऑफ लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज के लिए जो स्किल्स का जो बेस्ट सीक्वेंस है कि कौन सी जो स्किल है वो पहले कराई जाए, कौन सी स्किल बाद में कराई जाए। तो इसमें देखो पहला LSRW, लिसन करना किसी चीज़ को, फिर स्पीक करना, फिर उसको रीड करना और फिर उसे राइट करना। अगला है S, यानी सबसे पहले स्पीकिंग नहीं किया जा सकता, पहले हमें लिसन करना पड़ेगा। C है R, रीड सीधा नहीं हो सकता, पहले हमें LS को फॉलो ही करना पड़ेगा। LSWR, ये जो LSWR है ये मैडम मोंटेसरी का है कि वो पहले रीडिंग को नहीं लाके W को लाते या राइटिंग को लाते हैं। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर LSRW, जिसे हिंदी में सुबोपली यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, और अंग्रेजी में लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो ये इसमें 1 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे कि द यूनिट ऑफ टीचिंग इन डायरेक्ट मेथड, कि जो प्रत्यक्ष विधि या जो डायरेक्ट मेथड है जो सेकंड लैंग्वेज में यूज़ की जाती है जो टारगेट लैंग्वेज को सिखाने के लिए, इसमें किसी भी प्रकार की मदर टंग का यूज़ नहीं होता है और ना ही इसमें यानी उसको सीधा प्रोहिबिटेड किया जाता है, यानी उसमें सीधे सीधे सेंटेंस, इसमें सेंटेंस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो इसमें जो यूनिट होगी ऑफ टीचिंग की वो क्या होगी, सेंटेंस होगी, ना कि फ्रेज। देखो सिंबल तो वैसे भी नहीं होना है, वर्ड और जो फ्रेज है वो आपकी यूनिट होती है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में इस पे जोर दिया जाता है, एक एक शब्द का क्या किया जाता है उसमें ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में अनुवाद किया जाता है, लेकिन इसमें पूरे सेंटेंस को ही समझा दिया जाता है किसी चीज़ का प्रत्यक्षीकरण करके। तो इसमें डायरेक्ट मेथड में जो यूनिट होगी ऑफ टीचिंग यानी जो पढ़ाने की वो होगी सेंटेंस, यानी पूरे सेंटेंस को ही आपको समझा जाएगा, एक एक शब्द का आपको अर्थ नहीं समझाया जाएगा। अगर हम आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 23 कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इज़ फॉर, यानी किससे संबंधित है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो ये जो मिडिल स्कूल, सेकेंडरी स्कूल और कॉन्वेंट स्कूल से रिलेटेड नहीं है। इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो यानी जो प्राइमरी स्कूल या जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनसे संबंधित ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध है, यानी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड रिलेटेड टू प्राइमरी स्कूल्स। तो इसमें आंसर हो जाएगा ए। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की कि यूनिट टेस्ट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ एवोल्यूशन, यानी किस प्रकार के मूल्यांकन की अभिव्यक्ति करता है जो यूनिट टेस्ट होता है। यानी एक यूनिट हो गई और उनका
क्या कर लिया, यानी बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए उसका क्या लिया जाता है, टेस्ट लिया जाता है। तो ये जो ये नॉर्मेटिव नहीं होगी, नॉर्मेटिव में जो सारा का सारा यानी पूरे साल का जो टेस्ट है वो यानी जो आपके ईयरली एग्ज़ाम होते हैं उसी प्रकार, लेकिन इसमें क्या होगा, फॉर्मेटिव होगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट या फॉर्मेटिव जिसे एवल्यूशन बोला जाता है, समेटिव नहीं होकर क्या होगा, फॉर्मेटिव होगा। तो इसमें इफेक्टिव कोई होता नहीं है, तो इसमें आंसर हो जाएगा बी। आगे बात करें हम क्वेश्चन नंबर 25 की, कि ए गुड टीचर यानी एक अच्छा जो अध्यापक होता है, इज वन हु यानी कौन हो सकता है, गिव्स देम यूजफुल, हमें अच्छी जो इन्फॉर्मेशन है वो सूचनाएं दे, ऐसा अगर कोई अध्यापक की ये विशेषता है। अगला है क्रिएट्स फन इन द क्लास में क्या है, मजाक पैदा करें। इम्प्रूव्स ओनली रीडिंग स्किल, की सिर्फ रीडिंग स्किल्स पे फोकस करें या बढ़ाएं। गिव्स देम एम्पल अपॉर्चुनिटी टू लर्न, यानी डी नंबर एक जो डी है उसमें बताया गया है कि अध्यापक क्या दे, गिव्स यानी दे, देम यानी उनको एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ का अर्थ होता है उन्हें एक सुनियोजित या सभी को समान रूप से क्या दें, सीखने के लिए उनको संभावनाएं दें, अपॉर्चुनिटी यानी अवसर दें। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी गिव्स देम एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्नर, यानी जो लर्नर होता है उनको लर्न करने के लिए पर्याप्त मात्रा में उन्हें क्या देना चाहिए, अवसर देना चाहिए। ये एक अच्छे शिक्षक की यानी विशेषता होती है। अगला है स्क्रिबलिंग इज ए स्टेज ऑफ, की स्क्रिबलिंग का अर्थ होता है कि जैसे हम किसी चीज़ को यानी पेन को गोल गोल फेरते हैं या जो लकीरें खींचते हैं उन्हें स्क्रिबलिंग बोला जाता है, यानी टेढ़ा मेढ़ा। स्क्रिबलिंग का अर्थ होता है टेढ़ा मेढ़ा। जब छोटा बच्चा होता है, जब वो विद्यालय जाता है फर्स्ट टाइम, तो वो स्क्रिबलिंग ही करता है। तो ये किससे संबंधित हुआ, लिखने से संबंधित। तो इसमें आंसर हो जाएगा बी, राइटिंग। ओके, स्क्रिबलिंग का अर्थ होता है टेढ़ा मेढ़ा। और ये प्राइमरी सेक्शन में है ना, जो बच्चों के लिए खास तौर से जो फर्स्ट टाइम जाते हैं वो क्या करते हैं, स्क्रिबलिंग करते हैं। अपनी जो स्लेट होती है उस पर क्या है, टेढ़ी मेढ़ी लाइनें खींचते हैं, जो राइटिंग जो स्किल है उससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर अगला है 27 कि लिसनिंग इज ए, कि लिसनिंग क्या है, यानी ये कौन सी रिसेप्टिव स्किल है या प्रोडक्टिव है, या रिसेप्टिव एंड प्रोडक्टिव है, या नन ऑफ द वो, यानी इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या है, लिसन हम कानों से करते हैं, यानी लिसन का जो हमारा सोर्स होगा वो जो ईयर होंगे। और ये एक ग्रा है, ग्रा का अर्थ होता है रिसेप्टिव, यानी जिसे हम ग्रहण करते हैं वो क्या है, स्किल है। तो इसमें आंसर हो जाएगा 1 नंबर, रिसेप्टिव स्किल। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें 28, लैंग्वेज इज ए सब्जेक्ट ऑफ, कि लैंग्वेज कैसा विषय या किस प्रकार का विषय या लैंग्वेज में क्या होता है। तो नॉलेज यानी लैंग्वेज से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। स्किल्स यानी हमारे में अच्छी दक्षताएं, कौशलों का विकास होता है। ओनली बी, सी नंबर में कि सिर्फ इसमें स्किल ही होगा। और डी में बोथ ए एंड बी, यानी नॉलेज भी होगा और स्किल भी होगी। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी इसमें डी आंसर हो जाएगा, लैंग्वेज सब्जेक्ट ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स। अगला है क्वेश्चन नंबर 29 कि सीसी फुल फॉर्म, सीसी की तो इसमें आंसर हो जाएगा आपके बी, यानी कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूस एवोल्यूशन। अब हम आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की, कि ब्लैक बोर्ड क्या होता है। तो ये कौन सा एड है। तो ब्लैक बोर्ड ओनली क्या है, एक विजुअल एड है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी। तो इस प्रकार से ये कुल क्वेश्चन थे 30। अगर आपको अच्छा लगे तो इन्हें ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।